सोशल मीडिया ने सबको साइकोलॉजिकली इफेक्ट किया है। सोनम कपूर का एक वीडियो था जिसमें उसने बताया था उनको पहले तो स्किन की बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसके ऊपर से ढेर सारे लेयर्स ऑफ मेकअप लगाने होते हैं और उसके बाद फिर AI फिल्टर्स भी लगाने होते हैं, तब जाके वो स्क्रीन पे इतने सुंदर दिखते हैं। ये सोनम कपूर भी हर टाइम पे इतनी ऐसी ग्लोइंग नहीं लगती होगी अगर उसको नॉर्मली कोई वही मिले। उसने बताया। तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अस। नॉर्मल लड़की जो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, काम पे जाते हैं, जॉब करते हैं, कैसे वो हर समय इतने सुंदर और ग्लोइंग दिख सकते हैं। इट रियली ट्रबल्स मी कि लोग, पीपल आर नॉट फीलिंग गुड इन देयर ओन स्किन, दे वांट वेरी फेयर स्किन, वेरी स्मूथ लुकिंग, स्मूथ टेक्सचर्ड स्किन एवरी टाइम। हाउ इज दिस पॉसिबल? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैन्ड द वर्ड फेयरनेस। तो फिर पील्स पर्सनली आप फिर क्यों रेकमेंड नहीं करोगे? तो ये एक अलग टाइप का पिगमेंटेशन कर देता है जिसको ओक्रोनोसिस बोलते हैं। बट वैसे अगर आप लेजर्स और पील्स इनमें कंपेयर करो तो कुछ लोग लेजर्स को प्रेफर करते हैं, जैसे पर्सनली मैं। तो मेरे सामने एक बार एक पेशेंट बैठ के रो चुकी है, देखो मेरी स्किन कैसी हो गई है। मैंने कहा तुम अगर ये लगाना बंद नहीं करोगी तो स्किन तुम्हारी और ज़्यादा खराब हो जाएगी। ग्लूटाथियोन तो डायरेक्टली कंपेरेबल टू स्टेरॉइड्स में, जब तक आप ले रहे हो आपकी बाइसेप आ रही है और फिर एकदम से बी हैप्पी विद व्हाट यू आर। अगर पिगमेंटेशन प्रॉब्लम हुआ है तो डॉक्टर से मिलो, ट्रीटमेंट ले लो, बात खत्म। एंड आई एम गेसिंग कि द लेस एक्सपेंसिव काउंटर पार्ट इसका लेजर ट्रीटमेंट होने वाला है। लेजर ट्रीटमेंट लेस एक्सपेंसिव है, इट्स डिफिकल्ट टू से। Yeah, that's not an accurate statement. हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। त्वचा बाय सारस्वत के चैनल में आपका लाख लाख बधाइयों के साथ स्वागत है। इस बार हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने हैं। द बिगेस्ट upcoming market in India, the hyperpigmentation market, and actually the hyperpigmentation treatment market. It has always been the hyper market. Hyperpigmentation has always been the hyper market in India in skincare, you mean? In our part of world. तो इस बार हम लोग आपको बताएंगे कि बॉलीवुड में जो एकदम से लाइक कल ऐसे दिख रहे थे आज एकदम अलग दिख रहे हैं, ये सब एकदम पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट्स का असर होता है या फिर ये लोग कुछ और करते हैं। वी विल डिस्कस एवरीथिंग, बट बिफोर दैट अगर आप रिटर्निंग व्यूअर हैं देन दैट मीन्स यू लाइक आवर कंटेंट एंड दैट मीन्स यू शुड रियली सब्सक्राइब टू अस। बहुत मदद मिलती है हम लोगों को उससे, लाइक और शेयर भी करें। और अगर आपको लगता है किसी को इस पॉडकास्ट की जरूरत होगी तो उनके साथ इसे शेयर भी करना। जैसे कि मेरा थोड़ा पिगमेंटेशन हो गया तो आई वुड लाइक दिस पॉडकास्ट टू बी शेयर्ड टू मी if any of my friends are watching. Now let's start the podcast. Now the first thing जिसके बारे में मेरे को आपसे बात करनी है, a while ago when Alia Bhatt was pregnant, people were guessing कि like ये स्किन के ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर हाइपरपिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट हुआ है, क्या हुआ है। बॉलीवुड गॉसिप थी ये सब। तो if people had watched our pregnancy skincare podcast, they know कि नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में ये होना। बट दैट डज लीड वेरी वेल टू माय फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, डू यू थिंक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज गो फॉर हाइपरपिगमेंटेशन ट्रीटमेंट्स और इज इट ऑल जस्ट मेकअप मैजिक? As in other normal people also who are not Bollywood celebrities, हमारी स्किन अच्छी हो भी सकती है और कभी कभी मेकअप के साथ भी अच्छी दिखाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल, आई रिमेंबर when Madhuri Dixit was on the height of her career, जब दिल मूवी आई थी, जब लड़के टंकियों पे माधुरी दीक्षित की फोटो बना रहे थे, हाँ 1 2 3 वाला गाना आया था। तो अगर आप उन गानों में देखो, एक गाना है तू शायर है ना, मैं उस समय स्कूल में थी, तो वी ऑल फ्रेंड्स हैड अ टॉक। हमें माधुरी बड़ी पसंद थी। समबडी नोटिस्ड कि उसके गाल पे ढेर सारे एक्ने और एक्ने मार्क्स है। अच्छा, अब वो हमें अच्छी इतनी लगती थी कि हम सब ओवरलुक कर देते थे। फिर अब मुझे समझ में आता है शी वॉज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ एक्ने, पस्ट्यूलर एक्ने, बड़े वाले पिंपल्स और एक्ने मार्क्स ऑल्सो, पर मेकअप मैजिक से वो छुपाया जाता था। तो ये तो हुई बात कि मैं स्टारडम में हूँ और मुझे मेकअप की ज़रूरत पड़ रही है। देन देयर आर सेलिब्रिटीज़ जिनकी बहुत अच्छी स्किन है, जैसे आई एम टोल्ड करीना कपूर की बहुत अच्छी स्किन है। तो आप उनकी फैमिली में देखो, उसकी मदर, उसकी नानी, उनकी और भी फैमिली में लोग सब उसी जेनेटिक मेकअप के हैं। तो इट डिपेंड्स, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो भी सकती है और आपको मेकअप भी चाहिए, दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। फिर कई बार लोग हाइपर पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट भी लगाते हैं। मान लो किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसके लिए ट्रीटमेंट लेते हैं। किस टाइप की प्रॉब्लम है?
जैसे एक्ने मार्क्स के बाद हाइपर पिगमेंटेशन, या किसी और रीज़न से मेलास्मा, या क्लोएस्मा हो रहा है प्रेगनेंसी में मेलास्मा, या PIH, जो कि तो इन सब अगेन चीजों के लिए हाइपर पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट्स यूज होते हैं। होते हैं, कई बार लोग कराते हैं, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो मेकअप तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज क्या ज्यादा प्रेफर करते हैं? दोनों चीज़ें करते हैं वो। अच्छा, दोनों चीजें करते हैं। तो माधुरी दीक्षित के टाइम पे मेकअप होता था, पर अब तो एडवांस्ड हो गई हैं फॉर हाँ, चीजें, अब तो पता भी नहीं चलता होगा किसी बिल्कुल को। ठीक बात है। अभी तो बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गए हैं हम्म, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी, और एक्ने मार्क्स के लिए भी, और अब तो नॉर्मल पीपल में भी, बॉलीवुड भी है और नॉर्मल लोगों में भी बहुत सारे चॉइसेस हैं जो हम चूज करके उनको हेल्प कर सकते हैं। which celebrity do you think had the most iconic skincare transformation, and do you think they owe it to hyperpigmentation treatments? Because hyperpigmentation treatments have exploded, so they might. एक्चुअली एक सेलिब्रिटी के नाम से मेरे पास पेशेंट्स आए हैं, और ये कह के कि जब उसकी स्किन इतनी अच्छी हो गई तो मेरी क्यों नहीं हो सकती, और उसका नाम है काजोल। डू यू नो हु काजोल इज? बाजीगर? यस। अगर आप बाजीगर में काजोल को देखोगे तो आपको थोड़ा डार्क उनका कलर दिखेगा, अच्छा। लेकिन आप प्रेजेंट टाइम में भी काजोल को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत फेयर लेडी है। हाँ। तो एक ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पे बहुत सारे पेशेंट्स ने आके बोला था कि देखो वो कितनी गोरी हो गई, उसकी स्किन कितनी अच्छी हो गई। अगेन बाजीगर में एक और हीरोइन थी जिसका नाम था शिल्पा शेट्टी। हाँ। अब आप शिल्पा शेट्टी को देखोगे तो आपको लगेगा ये तो दूसरी लेडी है। शी हैज़ बिकम फेयरर, शी हैज़ बिकम स्लिमर, उसके अपने योगा के चैनल्स हैं, अपने योगा के उसके CDs हैं, योगा सिखाती है। तो ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ऐसी लेडीज़ का जो पहले कुछ और थी और बाद में। And ये hyperpigmentation treatments की वजह से हुआ है। देखो इसमें अगर आपको guess controversy करना है। होता तो हाँ, वो तो है ही, गेसिंग वर्क controversy में तो तो है। है, गेसिंग वर्क में तो है कि इन्होंने ग्लूटाथियोन ट्रीटमेंट्स लिए, इन्होंने और बहुत सारे पर ट्रीटमेंट्स आपसे लिए। अच्छा कोई guess भी नहीं कर सकता है। हाँ देखो, अब आगे अंदर की बात नहीं पता, पर सबका गैस यही है कि इन्होंने ट्रीटमेंट्स लिए। किस टाइप का ट्रीटमेंट लिया होगा? इसमें बहुत सारे तरीके के ट्रीटमेंट्स हम गैस कर सकते हैं, जैसे IV ग्लूटाथियोन, देन और भी Q-switch लेज़र ट्रीटमेंट्स, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डर्मापेन्स एंड फ्रैक्शनल CO2 लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनके साथ PRP, विटामिन C, ग्लूटाथियोन, ब्राइटनिंग सीरम्स, बहुत सारी चीज़ें सबसे मिला फास्ट सकते कौन सा होता है इनमें से? सबसे फास्ट, जल्दी से जल्दी। जो सबसे ज़्यादा हाइप्ड और फास्ट है वो ग्लूटाथियोन है। हाँ, आजकल बहुत ग्लूटाथियोन इज इन द स्पॉटलाइट। Yes. जब काजोल की ट्रांसफॉर्मेशन हुई तब इंस्टाग्राम नहीं था यहाँ पे, हम्म, बट अगर आज के टाइम पे वो होता, शी वुड हैव बीन यूजिंग दोस AI फिल्टर्स टू लुक बेटर ऑन everybody, Snap. many people use that. तो आपके पास इतने क्लाइंट्स आते हैं, व्हाट डू यू थिंक हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, स्पेशली ऑन माय जनरेशन 2000 एंड अबव, इफेक्ट ऑन आवर जनरेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पिगमेंटेशन? बिकॉज बहुत स्टिग्मेटाइज हो गई है ये चीज। इफ यू डोंट हैव अ फेयर स्किन, बहुत स्टिग्मेटाइज हो गया है। यू नीड टू हैव अ फेयर स्किन, यू नीड टू लुक अ सर्टेन वे। In our part of the world, unfortunately, fairer the better, माना तो ये ऐसा माना जा रहा है। उसका बहुत बड़ा रीज़न सोशल मीडिया भी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सोशल मीडिया ने सबको साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट किया है। तो इससे मुझे याद आता है, सोनम कपूर का एक वीडियो था काफ़ी टाइम पहले, कई साल हो गए, जिसमें उसने बताया था कि अच्छी स्किन और ग्लोइंग स्किन का स्क्रीन पे दिखने के लिए उनको पहले तो स्किन की बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसके ऊपर से ढेर सारे लेयर्स ऑफ मेकअप लगाने होते हैं, और उसके बाद फिर AI फिल्टर्स भी लगाने होते हैं, तब जाके वो स्क्रीन पे इतने सुंदर दिखते हैं। अच्छा। तो आप बताओ, नॉर्मल लड़की जो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, काम पे जाते हैं, जॉब करते हैं, कैसे वो हर समय इतने सुंदर और ग्लोइंग दिख सकते हैं? ये और जब सोनम नहीं- कपूर भी हर टाइम पे इतनी ऐसी ग्लोइंग नहीं लगती होगी, अगर उसको नेचुरल नॉर्मली कोई वही मिले। उसने बताया कि हम इतने अच्छे होते नहीं हैं जितने अच्छे हम दिखते हैं। तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अस, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। सोशल मीडिया में आप लोगों को देखोगे तो आपको लगता है कि हमें ऐसा ही दिखना चाहिए। ऐसे ही जब आप सोप ओपेराज देखते हो टीवी पर, एकता कपूर के सीरियल्स हैं, और अब पहले एकता कपूर के थे, अभी तो बहुत सारे लोग सीरियल बना रहे हैं, उसमें जब लोग सोने भी जा रहे होते हैं तो लॉट्स ऑफ ज्वेलरी एंड हाँ। डार्जलिंग क्लोथ्स एंड हर समय तैयार रहते हैं, और जब तैयार हो रहे होते हैं तब भी वो कहते हैं कि अच्छा वहाँ जाना है, मैं तैयार होके आती हूँ। आपको क्या तो लगता है, I- इंस्टाग्राम ने ज्यादा बर्बादी फैलाई है या फिर स्टार प्लस ने? सी स्टार प्लस के सीमित लोग हैं
डेफिनेट नंबर ऑफ पीपल हैं जो देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम चाहिए। इंस्टाग्राम तो हर समय स्क्रॉल होता है, आपको 1 मिनट भी टाइम है तो आप फ़ोन उठा के देखना स्टार्ट कर देते हो। तो इंस्टाग्राम का जो इफ़ेक्ट है आपकी जनरेशन पे बहुत ज़्यादा है। एंड यू नो व्हाट, यू गाइज डोंट रियलाइज इट। आपको लगता है कि ये नॉर्मल है, इतना सुंदर हमेशा दिखना ही चाहिए। हाँ, This has led to a lot of depression, feeling of insecurity amongst your age guys and girls. Why I'm telling you this? Because people come to me अच्छा, and they tell me, डॉक्टर ऐसी स्किन कब मिलेगी? कल तो एक लड़की मुझसे कह रही है आपकी जैसी स्किन कब मिलेगी? मैंने कहा no two people can be same. See my genetic makeup, upbringing, और आप तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छे हो. You just need that confidence in you. you need to So- feel good in your own skin. Yes. So it really troubles me कि people are not feeling good in their own skin. They want very fair skin, very smooth looking, smooth textured skin every time. How is this possible? मुझे तो ये सब चीजें नहीं बुरी लगती, मैं तो किशोर कुमार की सेकंड कमिंग हूँ। किशोर कुमार भी अच्छा ही था। Which skin treatments do dermatologists recommend more? Laser treatments या फिर over the counter topical products? और ऐसा क्यों? ये काफ़ी डॉक्टर्स की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। इस पे बहुत सारे पेपर्स भी रिव्यूड हैं। अच्छा, कुछ पेपर्स के हिसाब से लेज़र्स जो कि एनर्जी डिवाइसेस हैं, दे शुड कम सेकंड टू द पील ट्रीटमेंट्स, विच अगेन आर नॉट ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स। ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स तो एक बहुत बेसिक एलिमेंट्री चीज़ हो गई, जो कि जब पेशेंट बोले कि डॉक्टर मैं तो आ नहीं सकता या मैं आ नहीं सकती और मेरे को सिर्फ आप दवाई लिख दो और मेरे को ज़रूर लिख दो, तो फिर हेल्प करने के लिए डॉक्टर्स लिख देते हैं। बट वैसे अगर आप लेज़र्स और पील्स इनमें कंपेयर करो तो कुछ लोग लेज़र्स को प्रेफर करते हैं, जैसे पर्सनली मैं I prefer lasers more than peels because number one, lasers are very very specific. अगर एक पर्टिकुलर That's true. डेप्थ पे जाना है जो नैनोमीटर्स में भी है तो वो उतनी ही डेप्थ पे जाएगा, क्योंकि हमें फ्लुएंस पता है, हमारी मशीन स्टैंडर्डाइज्ड है, हमें एनर्जी और हमें उसका एंड पॉइंट आउटपुट एवरीथिंग इज प्रेडिक्टेबल. सो लेजर्स आई थिंक आर मच मोर प्रेडिक्टेबल देन पील्स. पील्स वो दवाइयाँ होती हैं, लिक्विड्स होते हैं जो हम लगाते हैं, उसमें वो उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसलिए मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि हम मीडियम डेप्थ पील्स कम यूज़ करते हैं और डीप पील्स तो करते ही नहीं. हाँ, क्वेश्चन Yeah. आपने बोला कि डीप पील्स, मीडियम पील्स, बट मैं इतना कंफ्यूज्ड हूँ, पील तो ऊपर ही लगेगा, पील अंदर कैसे जाएगा स्किन के? नहीं देखो, पील लगेगा ऊपर ही, हाँ, उसका असर कितनी नीचे तक जा रहा है. स्किन अब्सॉर्ब करती है उसको? हाँ जी, अच्छा, स्किन के ऊपर वो रिएक्ट करता है, कई बार स्किन की अपर लेयर को हटा देता है. Shed भी करवा देता है. यही उसका मेन फंक्शन. आई गेस सिंस आप एक सर्जन हो, यू गो फॉर प्रिसिजन. या सो प्रिसिजन यस, और दूसरा कि पेशेंट कॉम्पिटेंस किस में ज़्यादा है, मतलब कि वो कितनी बार उनको आना है. देखो सबके पास बहुत टाइम नहीं होता है, जी. लेट्स बी प्रैक्टिकल. बहुत सारे लोगों को आप 15 डेज या ऐसे एवरी मंथ नहीं बुला सकते, तो जो टाइम डिफरेंस है वो आप लेजर्स में ज़्यादा रख सकते हो, 6 वीक्स तक रख सकते हो. पील्स के लिए यूजुअली आपको 6 वीक्स में बुलाना, 15 डेज में बुलाना चाहिए. अच्छा, मैंने इंस्टाग्राम पे जितने भी लोग मेरे को लेजर बता रहे थे कि लेजर ये कर देता है, लेजर वो कर देता है, जितने भी डर्मेट्स थे वो लोग 3 to 4 वीक्स का टाइम बताते हैं, बट यू एज अ हैबिट आप हमेशा 5 to 6 वीक का टाइम बताते हो अपने क्लाइंट्स को. ये डिफरेंस क्यों? नहीं, कुछ चीज़ों में आप 3-4 वीक्स का रख सकते हो, अच्छा, लेकिन 6 वीक्स का मतलब ये है कि एक केराटिनोसाइट मैचुरेशन साइकिल 6 वीक्स की होती है. सेल टर्नओवर साइकिल. यस, KMC क्या होता है? केराटिनोसाइट मैचुरेशन साइकिल. ये हमारी एपिडर्मिस है, उसके नीचे डर्मिस, ठीक है. तो एपिडर्मिस का जो सबसे नीचे बेसल लेयर पार्ट है, जहाँ से जर्मिनेट होता है सेल एपिडर्मिस का, वहाँ से वो जर्मिनेट होके ऊपर आके फिर शेड ऑफ हो जाए, उसमें 6 हफ्ते लगते हैं. तो कोई भी प्रोसीजर आप रिपीट करो, तो अगर आप 6 वीक्स का गैप रखते हो तो वो एक आइडियल गैप तो है, ये पर आप पहले भी कर सकते डीप हो. प्रोसीजर्स के लिए आप इतना गैप रखते हो, जो डीप लेजर्स जाते हैं, या डीप लेजर्स के लिए जैसे क्यू स्विच लेज़र, फ्रैक्शनल CO2 लेज़र, कभी कभी लेज़र हेयर रिमूवल में भी इतना ही टाइम रखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एरिया. अबव नेक 4 to 6 वीक्स, बिलो नेक 6 टॉपिक to. पे वापस चलते हैं. Yeah. तो फिर पील्स
पर्सनली आप फिर क्यों रेकमेंड नहीं करोगे लोगों को? नहीं करूँगी, बट अगर दोनों में हमें वो चॉइस मिली है। चूज़ करना है तो फिर लेज़र ज़्यादा आपने उनकी इफेक्टिवनेस में कोई डिफरेंस देखा है क्या? हाँ, इफ़ेक्टिवनेस में भी देखो लेज़र्स एनर्जी प्रोड्यूसिंग होते हैं, थोड़ी हीट होती है, एनर्जी होती है उसमें। पील्स में एज़ सच कोई ऐसी एनर्जी नहीं है। वो हम्म, थोड़ा-सा अपर लेयर को शेड ऑफ करके और नीचे की लेयर्स पे अपना इफ़ेक्ट दिखाते हैं। पील्स अपनी जगह अच्छे हैं, लेज़र्स अपनी जगह अच्छे हैं। ओवर द काउंटर ड्रग्स जो वो हैं दवाइयाँ, जो आप कह रहे थे कि कौन सा प्रेफर करेंगे, लेज़र्स या ओटीसी मेडिसिन्स। तो ओवर द काउंटर में क्या है, एक बार प्रोसीजर कर दिया उसके बाद ओवर द काउंटर मेडिकेशन का इफ़ेक्ट बढ़ जाता है। ओके। तो वो मैं मानूंगी कि मेंटेनेंस के लिए बहुत अच्छी है। ऐसा क्यों? पील्स के बाद ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स उतना इफेक्ट क्यों नहीं करते हैं? नहीं करते हैं ना ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, पील्स के बाद भी उतने, किसी भी प्रोसीजर के बाद इफेक्ट करते हैं, अच्छा। अच्छा इफेक्ट करते हैं, उस प्रोसीजर की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देते हैं। ओके। अब देखो प्रोसीजर हमने कर दिया क्लिनिक में, आप घर चले गए। अब घर में हर रोज अगर आप सुबह शाम कोई एक चीज स्किन पे लगा रहे हो तो फिर वो 24 आवर्स आपको वो असर देगी, जी। है ना? तो उसका अपना ही बेनिफिट हो गया उस चीज का। तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन, दवाइयाँ, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, जेल्स जो भी हम दे रहे हैं, वो प्रोसीजर के बाद हमेशा ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, अच्छा इफेक्ट करते हैं और हमें चाहिए भी होते हैं फॉर बेस्ट इफेक्ट्स। जी। तो उसमें कई सारे टाइप्स हैं जो दिए जाते हैं। Are luxury hyperpigmentation treatments really worth it, or do they give the same effects as their less expensive counterpart? What do you mean by luxury pigmentation treatments? Well, unfortunately, Indian market में luxury का इकलौता मतलब महंगा होता है। अच्छा, हाँ, तो सबसे महंगा जैसे आईवी ग्लूटाथियोन हो गया, जो हाँ। बेवर्ली हिल्स में स्टार्ट हुआ था अभी 1-2 साल पहले। नहीं थोड़ा और टाइम हो गया। हम्म, It's been here for some time. अच्छा। Yes, IV glutathione is very expensive. और इसके अलावा कुछ पील्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं। और क्या है, आप Let's talk about IV glutathione and हाँ। the expensive peel you were talking about. सोना होता है क्या उस peel में? सोना नहीं होता है, कई बार इम्पोर्टेड पील्स भी होती हैं अच्छा। जिसकी वजह से वो महंगी हो जाती हैं। हम्म, और कभी कभी लोग अपनी पील्स का मैन्युफैक्चरर्स एक नाम रख देते हैं बिना ये बताए कि इसमें है क्या, oh. फिर उसको किसी भी लग्जरी सेगमेंट में लगा देते हैं। सो यू सी देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स And- बिहाइंड इट। And I'm guessing कि the less expensive counterpart इसका laser treatment होने वाला है। लेजर ट्रीटमेंट लेस एक्सपेंसिव है, इट्स डिफिकल्ट टू से। Yeah, that's not an accurate statement. यस, सी लेजर एक नहीं होता, लेजर कई तरीके के होते हैं, ठीक है? लेजर हेयर रिमूवल अलग है, फ्रैक्शनल CO2 अलग है, CO2 लेजर अलग है, क्यू स्विच लेजर अलग है, बहुत सारे तरीके के लेजर हैं। हेयर ग्रोइंग लेजर अलग Pigmentation है। के लिए कौन सा होता है? पिगमेंटेशन के लिए वेरी स्पेसिफिक इज Nd:YAG क्वालिटी स्विचिंग लेजर व्हिच इज क्यू स्विच लेजर। हाँ, ठीक Q है। switch laser. इसके अलावा कुछ Is that as पिगमेंटेशन, expensive as IV glutathione? नो इट्स लेस एक्सपेंसिव। Okay, See, and what the is? thing is, लेजर मशीन में हर बार आप कुछ खरीद के नहीं डाल रहे हो। हाँ, that's आईवी true. ग्लूटाथियोन आपको बाय करना है और वो आपको अपने पेशेंट को लगाना है। अच्छा, that's why it's much more expensive. यस, And बिकॉज what- कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल ज्यादा है। And how do you compare the results? Results are, should we say they are comparable? Because I would say they are complementary to each other. I don't understand कैसे. They are rather supplementary to each other. एक के बाद दूसरा अच्छा हो जाता है। हम्म, अगर हम किसी को अच्छा ब्राइटनेस ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैंड द वर्ड फेयरनेस, Yeah. राइट? इसलिए जो फेयर एंड लवली था वो अब ग्लो एंड लवली हो गया है, क्योंकि आप फेयर वर्ड फेयरनेस ट्रीटमेंट यूज नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी को चाहिए कि भाई मेरा ना स्किन शेड थोड़ा सा बेटर हो जाए, मेरी मैरिज है या मुझे अच्छा लगेगा, तो उसमें आईवी ग्लूटाथियोन भी हेल्प करेगा और लेजर भी हेल्प करेगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर They can be used साथ में. विद ईच अदर। पर एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं हूँ और मेरी स्किन शेड का कोई मेरे बगल में बैठा है, इन हियर, है ना? तो मैं करा रहा हूँ आईवी ग्लूटाथियोन, वो करा रहा है क्यू स्विच लेजर, ज्यादा इफेक्ट किस पे दिखेगा? आईवी ग्लूटाथियोन से पूरी स्किन, बॉडी की पूरी स्किन लाइटन अप होती है। क्यू स्विच लेजर से सिर्फ फेस होगा जहाँ का कर रहे हैं, ओके. ओके? और क्यू स्विच लेजर क्या करेगा, दोनों का टाइप ऑफ मतलब वे ऑफ ट्रीटमेंट, वे ऑफ हेल्प भी अलग अलग है। आईवी ग्लूटाथियोन क्या करेगा, डिफरेंट तरीके से आपको लाइटन अप करेगा
और क्यू स्विच लेज़र आपके वहीं के वहीं मेलानोसाइट्स को, मेलानिन को ब्रेक डाउन करेगा, तो उसका तरीका अलग है। तो फिर उसका इफ़ेक्ट भी दोनों का जो बाद में होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो दोनों को कंपेयर करना मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के हेल्प करते हैं, एक मैं आपको दूसरे के। कंपैरिजन इसलिए पूछ रहा था क्योंकि यूजुअली जब लोग आते हैं दे डोंट वांट अ बंच ऑफ थिंग्स, they do have a concern but they want one, I would say people call it medicine but I would say one manner of treatment जिससे they think कि उनका पिगमेंटेशन कम हो जाएगा। So if somebody wants all over मेरा स्किन शेड लाइट हो जाए, they should go for IV ग्लूटाथियोन। अगर कोई सिर्फ फेस के लिए कराना चाहता है और वो IV चीज़ें नहीं लेना चाहता, सी देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। कुछ लोग नीडल से IV चीज़ें नहीं लेना चाहते, कुछ लोग लेज़र नहीं लेना चाहते, कुछ लोग लेज़र वर्ड से डरते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे डॉक्टर और पेशेंट मिलकर डिसाइड कर लें क्या चाहिए और वो चीज़ उन्हें दे दें। अगर नहीं पसंद आए तो दूसरे पे स्विच कर लो, बिल्कुल। सिंपल। और अगर पूरी ट्रीटमेंट साइकिल के बाद ज्यादा शेड्स कौन सा डाउन कर देगा? लेट्स से IV ग्लूटाथियोन के बाद हम लोग ओरल ग्लूटाथियोन भी दे देते हैं, जिससे वो आगे थोड़ा मेंटेन हो जाए। मेंटेन भी करना होता है IV ग्लूटाथियोन? ये तो न्यू इन्फॉर्मेशन है, ये चीज नहीं पता थी मेरे को। क्यू स्विच को मेंटेन नहीं करना होता है, उसमें बस थोड़े से रेटिनॉल क्रीम लगानी होती है उसके बाद। नहीं, अगर आप क्यू स्विच कराने के बाद भी आप धूप में बहुत जाओगे, सन से प्रोटेक्शन नहीं लोगे, और या फिर आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, देयर आर सो मेनी कॉजेज ऑफ बट वो तो पिगमेंटेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेनेंस हुआ ना एज कंपेयर टू यू स्टॉप्ड ग्लूटाथियोन। अच्छा। तो डायरेक्टली कंपेरेबल टू स्टेरॉइड्स हुए, जब तक आप ले रहे हो आपकी बाइसेप आ रही है और फिर एकदम से नहीं, इतनी जल्दी उसका इफेक्ट नहीं जाता, थोड़ा टाइम रहता है उसका इफेक्ट। अच्छा। तो ग्लूटाथियोन थोड़ा सा IV के बाद ओरल से मेंटेन किया जाता है। हाँ, क्यू स्विच लेज़र के बाद क्यू स्विच लेज़र मेंटेनेंस के लिए नहीं चाहिए। ग्लूटाथियोन अगर आप ओरली ले रहे हो तो भी आपको सनस्क्रीन तो लगानी ही पड़ेगी। हाँ, आपको सन प्रोटेक्शन लेना है, ना सिर्फ सनस्क्रीन बल्कि कुछ और तरीके से भी, जैसे आपने हैट लगाए, सन ग्लासेस लगाए, लूज वाइट क्लोथिंग पहनी थिक वाली, ऐसा। तो आई थिंक ये फेयर नहीं है टू कंपेयर बोथ ऑफ देम। हाँ, इट्स नहीं करो आपको अपने कंपेयर। डॉक्टर के साथ ही बैठ कर डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बढ़िया चलेगा। एग्जैक्टली। इनफैक्ट जो आजकल ग्लूटाथियोन ओरल खाने का भी बहुत आ रहा है, मैंने देखा इंस्टाग्राम फीड्स में आता है, पेशेंट आके पूछते हैं। तो ग्लूटाथियोन ओरल जो है वो डाइजेशन में उतना अच्छा नहीं है, वो उतना ज़्यादा स्किन पे नहीं पहुंचेगा कि आपको उतनी फेयरनेस दे दे। आप Oh. IV के बाद तो दे सकते हो, वो मेंटेनेंस में आ जाए। बिकॉज दैट्स डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है IV से। IV से ब्लड स्ट्रीम में गया, उसने आपको प्रॉपर इफेक्ट दे दिया, बाद में मेंटेन करने के लिए आपने उसकी टैबलेट्स ले ली, बट वो टैबलेट्स भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। Is that obsession with fairness in Bollywood a cultural thing, or has it been engineered by really good marketing brain dermatologists to push people towards pigmentation treatments? हाँ, it's not being pushed by dermatologists, no. The thing is, as we पहले भी हमने ये बात की कि हमारे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, I don't know how, but लाइटर स्किन, फेयरर स्किन, पता नहीं क्यों सोशली ज़्यादा एक्सेप्टेबल मानी गई है। कलयुग है ना, तो असुरों की तरफ लोग ज्यादा जाते हैं क्योंकि अच्छा। भगवान तो हमारे काले थे। अच्छा, तो ये जो फेयरनेस का एक लोगों के मन में आया है कि जितने हम फेयर होंगे उतने हम सुंदर लगेंगे, उतने हम अच्छे लगेंगे, इसकी वजह से। और जैसे हमने अभी बात किया, इंस्टाग्राम कल्चर जो है वो आपको हमेशा और टोज पे रखता है कि आप बहुत सुंदर दिखो। सुंदरता में फेयरनेस एक चीज़ आ आप गई है। कितनी सही बात कह रहे हो, ये विशेष साइकिल बन गई होगी पूरी कि बॉलीवुड वाले इंस्टाग्राम कल्चर को इंस्पायर किया, अब इंस्टाग्राम कल्चर की वजह से वो फंस गए हैं, दे कांट गो टू व्हाट दे एक्चुअली वांट टू। यस, तो ये जो एक चीज़ आ गई है हमारी सोसाइटी में कि हम फेयर होंगे तो ही हम अच्छे लगेंगे, ये थोड़ा सा लोगों के मन में ये घर कर गया है, स्पेशली आपकी जनरेशन में, कि अगर हमारा कलर थोड़ा कम फेयर है ना तो लोग अपने आप को थोड़ा सा कम खुश देखते हैं कि हम थोड़े और फेयर होते हैं। इसी वजह से आप बिलीव करो, जो हमारी आधी ओपीडी होती है वो इसी वजह से होती है कि थोड़ा सा स्किन को बेटर करते हैं। आई थिंक डॉक्टर्स का आधा काम होता है ट्रीटमेंट, आधा काम होता है काउंसलिंग। यस, एंड द अर्लियर वी अंडरस्टैंड द बेटर। हम आधे साइकोलॉजिस्ट, हम किसी भी रेम ऑफ इसमें हो, हमारा कोई भी डिपार्टमेंट हो, आधा काम हमारा साइकोलॉजिस्ट का ही होता है। Does avoiding being in the sunlight completely prevent pigmentation? What's the relationship between melanin and pigmentation? धूप से, सन से हमेशा पिगमेंटेशन बढ़ता है,
रीज़न कि सन की जो यूवी रेज है वो हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ाती है। मेलानिन ही पिगमेंट है जो स्किन को कलर देता है। तो मेलानिन और पिगमेंटेशन में सीधा इफेक्ट है। मोर मेलानिन मीन्स मोर पिगमेंटेशन, मोर कलर। तो अगर ऑल ओवर है वो, तो मेरी स्किन का कलर वही है मेलानिन वाला, जितनी मेलानिन है। सन से अगर बढ़ रही है तो हम डार्क हो जाएंगे, टैन हो जाएंगे। ओके, बट डजंट दैट मीन कि अगर कोई बार बार धूप में जा रहा है तो फॉर द टाइम दे आर इन द सन दे विल बिकम टैन, मोर टैन, क्योंकि मेलानिन बढ़ जाएगा। हाँ। बट वंस दे स्टार्ट स्टेइंग इनडोर्स इन देयर नेक्स्ट सेल टर्नओवर साइकिल, उनकी फेयर स्किन निकल के आएगी। ऐसा होना चाहिए। दिस इज द साइन ऑफ हेल्दी स्किन। अच्छा, पर प्रॉब्लम तब आती है जब ऐसा हो नहीं पाता। क्या रीजन हो सकता है इसका? आर देयर एनी हार्मोनल कंपोनेंट्स टू दिस टू? यस। सो जो पिगमेंटेशन है हमारी स्किन में, उसके मेन 4 रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट कैन बी सन, एज वी ऑल नो, यूवी रेज। सेकेंड कैन बी हार्मोनल, जो स्पेशली फीमेल्स में होता है। अच्छा, मेल्स में कम होता है बट फीमेल्स में ज़्यादा होता है। थर्ड कैन बी इन्फ्लामेटरी, कि हमारी स्किन में किसी रीज़न से इन्फ्लेमेशन हुआ, मान लो हम जल गए या कोई हमने प्रोडक्ट लगाया जिसकी वजह से हुआ, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, चोट लग गई, बहुत सी चीज़ें जो इन्फ्लेमेशन बढ़ा दें, किसी दवाई से हो गया हमको, किसी पर्टिकुलर फूड से हो गया। और फोर्थ रीज़न हो सकता है जेनेटिक। आपने देखा है फैमिलीज़ में मेलाज्मा रन करता है जी। बहुत सारे पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स भी फैमिलीज़ में रन करते हैं। ये 4 रीजंस की वजह से हमको एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन या नॉर्मल पिगमेंटेशन कैसा भी मिल सकता है। अच्छा, लेट्स टेक अ स्टेप बैक। आपने बोला कि एक हेल्दी स्किन की साइन है कि वंस यू स्टे इनडोर्स योर फेयर स्किन विल कम बैक। यस। बट आपने उसके बाद ये भी बोला कि कभी-कभी ऐसा नहीं होता है। हाँ जी। क्यों? अगर हमारी, देखो, मेलानिन हमारी स्किन में जो है ना, वो हमें सन से बचाने की एक शील्ड है। वो ख़राब चीज़ नहीं है ना? इसलिए अगर हम किसी हाईली सनी एरिया में गए हैं और हमें टैन हो गया है, तो वो हमारी स्किन ने हमें बचाने के लिए टैन की शील्ड लगाई है, एंड वी शुड बी थैंकफुल फॉर इट। अब ये अलग बात है कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री उस चीज़ को मना करती है, काले हो गए, ये दवाई लगाओ, ये क्रीम लगाओ, ये अलग बात है। बट वैसे मेलानिन हमारा फ्रेंड है, वो धूप से हमें बचाता है, ठीक है। अब हम अगर इंडोर्स रहने लगे तो मेलानिन हल्का हो गया, क्योंकि वहाँ धूप नहीं है। ये एक नॉर्मल स्किन का फंक्शन हो गया। कुछ केसेस में जिसमें इतना मेलानिन प्रोडक्शन हो गया कि वो फिर वापस नहीं गया, उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है जेनेटिक, दूसरा रीज़न हो सकता है हार्मोनल, तीसरा मिक्स्ड रीज़न हो सकता है एंडोजेनस फैक्टर्स, एक्सोजेनस फैक्टर्स, देन एपिडर्मल और डर्मल फैक्टर्स। हमारी स्किन के 2 पार्ट्स हैं, ऊपर का एपिडर्मिस, एपी मतलब ऊपर, बीच का डर्मिस और नीचे सबडर्मिस, ठीक है। इतनी थिक स्किन मान लो। तो हमारी पिगमेंटेशन अगर एपिडर्मिस में है तो बहुत जल्दी जा सकती है, उसके ट्रीटमेंट भी जल्दी हो जाते हैं और अच्छे भी रहते हैं। डर्मिस में आ गया तो उसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कभी कभी जब हमारी मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स ज़्यादा मेलानिन बनाने लगे या फिर बढ़ जाए, तो वो पिगमेंटेशन वापस होना बहुत मुश्किल होता है। उसी को हम बोलते हैं, ज़्यादातर केसेस में वो मेलाज्मा को लीड करता है। मेलाज्मा जैसे आपने देखा है, फोरहेड पे किसी को डार्क पैचेस हो गए, नोज पे हो गए, अपर लिप्स पे हो गए, चीक्स पे हो गए, विमेन में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेन। अच्छा, अगला क्वेश्चन is actually something that somebody dropped us in the comments. Our next question is, are dermatologists the new influencers? मतलब कि like, do you trust your dermatologist more than skincare influencers? या फिर आपको लगता है they have made skincare treatments more accessible to people? See, being a doctor, I am with the dermatologists. कोई भी डॉक्टर, कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट हमेशा सच बात बताएंगे अपने पेशेंट्स को। अब बहुत सारे लोग तो हर डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, तो डर्मेटोलॉजिस्ट अपने पेशेंट्स के पास आ गए सोशल मीडिया के थ्रू। दे स्टार्टेड एजुकेटिंग पीपल, है ना। सो आई फाइंड नो रीज़न इन सीइंग एनी, कोई भी बैड चीज़ें नहीं देखनी है, वो हमेशा अच्छी चीज़ बताते हैं अपने पेशेंट्स को। एंड येस, दे आर द न्यू इन्फ्लुएंसर्स, बट व्हाट दे स्पीक, बिकॉज इट हैज़ साइंटिफिक
बेस बिहाइंड इट, तो ये एजुकेशनल ज़्यादा होता है और अपने पेशेंट्स की हेल्प के लिए होता है, तो उसमें मुझे कुछ दिक्कत नहीं लगती। Maybe if people started listening to scientists as much as they listen to dermatologists, दुनिया बहुत अच्छी हो जाती। in which way? Instagram में। ओके, यस, सही बात है। देखो, आप किसी से फीस लेके उनके प्रोडक्ट की तारीफ करो, है ना, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। एंड आई एम अफ्रेड टू से, नहीं, आई एम अफ्रेड टू से मेनी पीपल डू दैट। उन्हीं को तो आप इन्फ्लुएंसर्स बोलते हो। हाँ, they are that kind of influencers। है ना, But like लाइन कहाँ पे ड्रॉ करोगे आपकी? अगर अच्छा प्रोडक्ट है और वो पैसे दे रहे हैं आपको उसको प्रमोट करने के लिए, तो isn't that a win-win for everyone? Oh my God, अब क्या आंसर होगा इसका? गरम संकट में डाल दिया मैंने आपको। Yes, so actually we should educate all of you कि किस ingredient का क्या असर होता है, and let people decide, right? मेरी समझ में तो जो components हैं products के, उनके लिए हम डॉक्टर्स को, also like you said dermatologist को, they should educate people, and then अगर अच्छा है तो let people decide कि वो अच्छा है। Our work is educating you. अच्छा, पिगमेंटेशन के लिए बेस्ट ओवर द काउंटर, बेस्ट क्या, मोस्ट पॉपुलर ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट रेटिनॉल हुआ करता था, अब ग्लूटाथियोन भी आ गया है। नहीं, ओवर द काउंटर तो हमेशा से एम करके प्रोडक्ट्स रहे हैं जो पेशेंट्स आके दिखाते हैं, डॉक्टर मैंने पेपर में देख के ये लगाया है, मिलाज, मेलालाइट, आपको पता भी नहीं होगा। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हाइड्रोक्विनोन होता है। Isn't that a bleaching agent? Yes, it is. You know, हम लोग कहाँ यूज करते थे हाइड्रोक्विनोन को? हमारे कॉलेज में sometimes we used to print with like blue plastic, the 3D printing, and then when we needed to make it white, हम लोग उसको तो घुसा देते थे एक बाल्टी में इस केमिकल के साथ। So People ये put that on there. Yes, तो ये मैं इसके लिए वर्ड यूज करना चाहूँगी, ये ऑइंटमेंट्स ऑफ अब्यूज हैं। Why abuse? Because एक बार ले लिया किसी के कहने से या बिना कहे भी, पेपर में ऐड देख के, या गांव में किसी ने एक ने ले लिया तो पूरा गांव उस क्रीम को लगाने लगा, एंड दे कंटिन्यू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ इस क्रीम के साथ ये है, अगर आप एक लंबे समय बिना डॉक्टर की सलाह के लगाते हो तो ये एक अलग टाइप का पिगमेंटेशन कर देता है जिसको ओक्रोनोसिस बोलते हैं, ग्रेश ब्लैकिश ब्लूइश ब्लैक टाइप ऑफ पिगमेंटेशन, जो ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। शुरुआत में हाइड्रोक्विनोन लगा के आपको बहुत अच्छा इफेक्ट दिखेगा, आपको लगेगा सब ठीक हो गया, सारा पिगमेंटेशन 2 weeks 4 weeks 5 weeks इंस्टेंट इफेक्ट होता है इसका। हाँ, कुछ दिनों के बाद दिखना स्टार्ट हो जाता है। फिर अगर आप डॉक्टर के ट्रीटमेंट में नहीं हो और आपने इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया, अगर डॉक्टर ने पल्स थेरेपी आपको नहीं दी है एंड यू केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग, तो जिस एंजाइम को ये इनहिबिट करके आपको लाइटनिंग दे रहा है, उसी एंजाइम को बढ़ा देगा, टायरोसिनेज एंजाइम जो मेलानिन बनाती है, और फिर आपका पिगमेंटेशन बढ़ जाएगा। इसको ओक्रोनोसिस बोलते हैं। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन ओवर द काउंटर प्रोडक्ट। Oh my God. Yes. And which ones would you recommend? For depigmentation? देखिए, अगर hydroquinone is one of very good agents, but always under doctor supervision. And साथ में different blending agents भी हैं, antioxidants भी हैं, then retinol भी है जो कि blending agent है। तो ये बहुत सारी चीज़ों का combination पेशेंट के हिसाब से कस्टमाइज करके बनाया जाता है। साथ में हम कोई प्रोसीजर कर सकते हैं, जैसे क्यू स्विच लेज़र है, पील्स हैं, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड। तो इट्स नॉट एज सिंपल। देखो, जब पिगमेंटेशन एक सा नहीं हो सकता तो उसका ट्रीटमेंट एक सा कैसे हो सकता है सबके लिए? तो पीपल इंस्टेड ऑफ बाइंग ओवर द काउंटर ड्रग्स एंड अप्लाइंग इट अपने घर पे अपने आप से, दे शुड कम टू द डॉक्टर, गेट अ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर देमसेल्व्स, एंड देन टेस्ट कराओ, पता करो कि हो क्यों रहा है ये। बिल्कुल, then start solving the problem. पहले अपनी डायग्नोसिस समझो, उसका ट्रीटमेंट समझो, फिर इस ट्रीटमेंट में आओ। What's the fine line, the very very fine line between treating pigmentation and skin whitening? और कहाँ तक ethical boundaries push कर देते हैं लोग मतलब doctors? What are the cases that you have heard which have disturbed you? Okay, see, skin pigmentation अगर है, यानी नॉर्मल जो एक कलर ऑफ स्किन है जो आपका सब तरफ है, तो वो फिर आपका कलर है, वो डार्क भी हो सकता है। देखो, फिट्जपैट्रिक 1 to 6 है, तो वो अलग अलग कलर, स्केल ऑफ कलर, स्किन शेड्स।
तो वो नॉर्मल है ना, क्योंकि अगर मेरा सब एक जैसा कलर है तो मैं 1 हूँ, 2 1 बहुत फेयर होते हैं, 6 काफ़ी डार्क होते हैं, तो वो नॉर्मल स्किन कलर है। उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि ये स्किन ऑफ कलर, तो बोलेंगे, लेकिन ये पैथोलॉजिकल पिगमेंटेशन है और इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये नहीं बोलेंगे। वाइटनिंग का मतलब है कि आप अगर पूरा शेड ही अपना चेंज करना चाहते हो, जैसे माइकल जैक्सन ने किया था। हाँ, सो डोंट यू नो कि उसकी स्किन के साथ क्या हुआ था? कितना ज़्यादा ब्लीचिंग और केमिकल पीलिंग कराया उसने कि उसकी स्किन का डैमेज हो गई, स्ट्रेच हो गई। हाँ, स्किन उसकी बहुत खराब हो गई थी। एंड एट द एंड उसको कोई सर्जरी भी करानी पड़ी थी। Playing with your skin health. Why do that? Skin is your friend. It's the biggest organ of your body. It's a dynamic organ. ऐसा नहीं है किसी ने पेपर लगा दिया है। ये एक ब्रीदिंग डायनेमिक ऑर्गन है, ग्रो करता है, सांस लेता है, उगता है, इसकी अपनी ब्लड सप्लाईज हैं, इसके अपने सेल स्ट्रक्चर है, इतना अच्छा इसका। आप जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपके मुंह से निकलेगा वाह, ऐसा भी है। अब अगर आप इसके साथ प्ले कर रहे हो, अगर आप पूरी स्किन का कलर ही चेंज कर देना चाहते हो, तो दिस इज स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स कि हम वाइटन अप कर रहे हैं। तो आई गेस आप जो बोलना चाह रहे हो कि डीपिगमेंटेशन तब होता है जब अगर आप एक शेड डार्कर हो गए हो ड्यू टू सम रीजन, हाँ, अगर प्रॉब्लम हो गया है जो पहले नहीं था। अब जैसे छोटे बेबीज हैं, अब जैसे मेरी नेचुरल स्किन टोन ये है ना, और मेरी शक्ल की हो गई है ऐसी धूप में रह के, तो मेरा डीपिगमेंटेशन हो सकता है। हाँ, ट्राई कर सकते हैं कि आपका एक नॉर्मल जो कलर था शायद थोड़ा सा वापस। पर अगर मैं अपने इस वाले हाथ को भी ऐसा कलर बनाना चाहूँ तो वो स्किन वाइटनिंग हो जाएगी फिर। सो एज आई वाज टेलिंग बिफोर, पीपल बाय ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, और वो एक बार ले लिया उन्होंने और महीनों सालों लगाते रहे। जैसे एक बहुत कॉमन प्रोडक्ट है बेटनोवेट C, बेटनोवेट N, उसको सालों लगाते हैं और जैसे ही बंद करते हैं उल्टे तवे की तरह काले हो जाते हैं। तो मेरे सामने एक बार एक पेशेंट बैठ के रो चुकी है कि डॉक्टर ये क्रीम है, जब मैं लगाना बंद करती हूँ तो मैं तवे की तरह काली हो जाती हूँ और पूरे मेरे घर के लोग कहते हैं कि तुझे क्या हो गया डॉक्टर, मुझे लगानी पड़ती। एंड उस क्रीम की वजह से उसकी स्किन इतनी पतली हो गई थी कि उसमें मुझे फाइन ब्लड वेसल्स दिख रही थी बिकॉज ऑफ द स्टीरॉइड। स्टीरॉइड आपकी स्किन को इतना थिन कर देता है, पेपरी थिन हो गई थी उसकी स्किन। कहती थी मैम बीच बीच में से फट जाती है, खून निकलता है और देखो मेरी स्किन कैसी हो गई है। मैंने कहा तुम अगर ये लगाना बंद नहीं करोगी तो स्किन तुम्हारी और ज़्यादा खराब हो जाएगी। फिर उसने बंद किया होगा तो वापस काली हो गई। फिर क्या किया? कुछ नहीं, उसको तो ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। शी इज़ वन ऑफ दोज जिसने बहुत गड़बड़ कर दिया अपनी स्किन के साथ। बट आई वांट टू टेल एवरीवन थ्रू दिस चैनल टुडे दैट ऑइंटमेंट्स ऑफ अब्यूज प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम देम। जो भी मार्केट में, न्यूज़पेपर्स में, अब तो इंटरनेट, इंस्टाग्राम फीड्स में आपके अगर वाइटनिंग क्रीम्स, एजेंट्स आपकी फीड में आते हैं तो उनसे बचिए, डॉक्टर की सलाह से करिए, अपने आप नहीं। अच्छा, डू स्किन केयर ट्रीटमेंट्स एक्चुअली इंप्रूव योर सेल्फ एस्टीम या फिर ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए बोलते हैं कि फेयर एंड लवली हो जाओ एंड देन द गर्ल वाज सैड एंड नाच रही है एकदम से फेयर होती? कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे सवाल पूछता हूँ। जब भी आप किसी फेयरनेस ट्रीटमेंट का एड देखोगे ना तो आपको वो सामने से बोलेंगे कि मैंने देखा है। आप कॉन्फिडेंस पे जाओ, बी कॉन्फिडेंट, डोंट वरी अबाउट योर कलर और योर स्किन, बट यूज दिस प्रोडक्ट। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्लेइंग विद योर इमोशंस। वो आपको बोल रहे हैं कॉन्फिडेंट रहो, लेकिन आपको धीरे से एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। सो बिवेयर ऑफ ऑल दिस। We want to tell you today that you should be happy the way you are. Feel good in your own skin unless you have some problem. अगर टैन हो गए हो टेनिस खेल खेल के तो फिर अपनी कोई बात नहीं, अगर टैन हो गए हो ना तो हाँ, टैन से बचने के लिए थोड़ी हेल्प ले लो। That won't be harmful to you. Yes, लेकिन किसी के कहने पे मत जाओ। Be happy with what you are. अगर पिगमेंटेशन प्रॉब्लम हुआ है तो डॉक्टर से मिलो, ट्रीटमेंट ले लो, बात खत्म। किसी के भुलावे में, बहकावे में मत आओ। Thank you for joining us this time on our hyperpigmentation podcast. We really hope आपको ये अच्छा लगा होगा podcast. Please subscribe, hit the like button and also share this content to all your friends. Thank you so much for joining us and do subscribe because only then can we bring you even more cool guests. अब हम शुरू करेंगे अपना all time favorite rapid fire round. सबको बहुत पसंद है, at least I'll try to hurry up. Let's try to hurry up. One pigmentation myth you wish people would stop believing. M से कोई भी क्रीम होती है लगा के हम फेयर हो जाएंगे। ये तो M शब्द को ही बैन करवाना चाहते हो आप। लेजर या फिर केमिकल पील, सबसे जल्दी कौन सा काम करेगा? लेजर। Worst pigmentation treatment trend you have ever seen? Glass skin. Natural glow और makeup cover up, किस चीज को आप ट्रस्ट करते हो? Natural glow,
उसका कोई तोड़ ही नहीं है। One Bollywood actor whose skincare transformation freaks you out. काजोल का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है। Thank you everyone for joining us on this time's Twacha by Saraswat podcast. We are so happy that you have joined us on this podcast because hyperpigmentation is a topic which is really misunderstood in the Indian market. और इसके नाम पे हजारों लोग products चला रहे हैं. Most of them don't work and people get scammed a lot because of this. I hope the message that you should go to your dermatologist if you have got tanned or if you might have some hormonal issues, if you guess you have some. And do remember, feel good in your own skin. To do that, subscribe to us first of all and like this video and share it with your friends. There may be a lot of questions we were not able to take up or हाँ. I may not have answered. Feel free to ask in the comment section below so that we may help you. We do answer all the questions in the comment section unless it's M वाली कौन सी क्रीम लेनी चाहिए हमको